नमस्ते साथियों, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है गबन के नायक रमानाथ का चरित्र चित्रण। प्रेमचंद जी से पूर्व के उपन्यासों में प्रायः घटनाओं आदि के चित्रण पर अधिक ध्यान दिया जाता था, तो प्रेमचंद ने पात्रों के चरित्र विश्लेषण पर अधिक ध्यान दिया था। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना उपन्यास का मूल तत्व मानने वाले प्रेमचंद जी ने गबन में मानव गुणों और अवगुणों के सजीव चित्र अंकित किए हैं। पात्रों की चारित्रिक विविधताओं को संवादों और घटनाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया है। गबन में पात्रों की कुल संख्या जो है वो 10 है, जो कि प्रमुख पात्र हैं, जिनमें 5 पुरुष पात्र हैं और 5 स्त्री पात्र हैं। स्थूल रूप में पात्रों को देखा जाए तो 2 वर्गों में हम बांट सकते हैं, वर्गगत और व्यक्तिगत। वर्गगत पात्र अपने वर्ग के अनुसार ही व्यवहार करते हैं। उनका जीवन, स्वभाव और कर्म अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। व्यक्तिगत पात्र जो है वो चारित्रिक दृष्टि से अनेक विशेषताओं से संपन्न होते हैं। गबन का कथानक जो है वो एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। यह वह वर्ग है जो अपनी शिक्षा के कारण समाज में ऊपर तो उठ गया है, किंतु धन की कमी के कारण सही विकास नहीं कर पाया है। इसी कारण झूठी आत्म प्रशंसा, देश प्रेम का अभाव, धन के पीछे सब कुछ भूल जाना आदि कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो सामान्यतः इस वर्ग के अधिकांश व्यक्तियों में पाई जाती है। इस वर्ग की इसी प्रवृत्ति को व्यक्त करने के लिए गबन में रमानाथ का चित्र जो है वो प्रस्तुत किया गया है। रमानाथ उपन्यास का नायक है। उपन्यास के पुरुष पात्रों में उसका स्थान प्रमुख है। उपन्यास की सभी घटनाएं का वह केंद्र बिंदु है और उसके चरित्र के कारण उपन्यास का कथानक जो है वो विकसित होता चलता है। इसके चरित्र को हम 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, प्रयाग का गृहस्थ जीवन तथा कलकत्ता का प्रवास काल। रमानाथ का चरित्र जो है प्रारंभ से अंत तक देखा जाए तो एक ही धारा में प्रवाहित होता चलता है, लेकिन प्रयाग और कलकत्ता की परिस्थितियों में अंतर होने के कारण उसके चरित्र की भिन्न भिन्न विशेषताएं हमारे सम्मुख आती हैं। प्रयाग से गबन के भय से भागने की घटना भी उसके चरित्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता को सम्मुख लाती है। लेखक ने उसके चरित्र को प्रारंभ में जैसा चित्रित किया है वह अंत तक उसी रूप में हमको दिखाई देता है। उसके चरित्र में अपनी दुर्बलताओं को जानकर भी उनसे मुक्त होने का सामर्थ्य जो है वो रमानाथ में नहीं है। वह जानता है कि वो बुरा काम कर रहा है, फिर भी वह उसे करता है। उपन्यास के प्रारंभ से अंत तक अनेक बार ऐसे अवसर आते हैं जब उसकी आत्मा यह कहती है कि वह अनुचित कार्य कर रहा है, लेकिन उस कार्य को करने से वह अपने आप को रोक नहीं पाता। उसके चरित्र की यह सबसे बड़ी दुर्बलता है। इसके कारण ही उपन्यास में विभिन्न घटनाएं एवं परिस्थितियों का जन्म होता है। रमानाथ की जो चरित्रगत विशेषताएं हैं वो इस प्रकार है। पहला है अकर्मण्य और आवारा युवक, दूसरा है निर्मल चरित्र का व्यक्तित्व, तीसरा है संकोचित प्रवृत्ति का है रमानाथ, चौथा है मिथ्या गौरव, पांचवा है अस्थिर चित्त एवं भावुक, फिर है कायरता, विलासोन्मुख है वह, रिश्वतखोर है, एक वो निश्चल प्रेमी का भी रूप हमारे सम्मुख आता है। उसमें मानवतावादी का गुण है और उसमें स्वाभिमानी भी वह है। चलिए सिलसिलेवार तरीके से हम इसको आगे विस्तार से समझेंगे। पहला है अकर्मण्य और आवारा युवक। कथानक के प्रारंभ में रमानाथ एक अकर्मण्य और आवारा युवक के रूप में हमारे सामने आता है। वह पैसे के अभाव में अपने प्रदर्शन की अभिलाषा मित्रों के वस्त्र और वस्तुएं प्रयोग में लाकर पूरी करता है। उसकी पुरुषार्थहीनता और साथ ही विलास के उपकरणों के एकत्र करने की महत्वाकांक्षा उसे कष्टों और विपत्तियों के महासागर में धकेल देती है। रमानाथ की इस दशा का यथार्थ चित्र जो है वो प्रेमचंद ने इस प्रकार उपस्थित किया है। यहाँ पे एक संवाद है उपन्यास का। रमानाथ में इतनी लगन न थी, इधर 2 साल में वह बिल्कुल बेकार था। शतरंज खेलता, सैर सपाटे करता,
माँ और छोटे भाइयों पर रौब जमाता, दोस्तों की बदौलत शौक पूरा होता रहता था उसका। किसी का चेस्टर मांग लिया और शाम को हवा खाने निकल गए। पूरा किसी का पम्प शू पहन लिया, किसी की घड़ी कलाई पर बांध ली, कभी बनारसी फैशन से निकले, कभी लखनवी फैशन से। 10 मित्रों ने एक एक कपड़ा बनवा दिया तो 10 सूट बदलने का साधन हो गया। सहकारिता का यह बिल्कुल नया उपयोग था। अगली उसकी जो चरित्रगत विशेषता है वह निर्मल व्यक्तित्व चरित्र का व्यक्ति। रमानाथ प्रारंभ से ही हमारे सामने निर्मल चरित्र के व्यक्ति के रूप में सामने आता है। रमानाथ का लापरवाह पूर्ण व्यक्तित्व उसके चरित्र को निर्बल बनाता है। बड़ा बेटा होने के नाते घर के प्रति उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, किंतु वो अपने मिथ्या प्रदर्शन, डींगे हाँकने की जो प्रवृत्ति है उसके चलते वह अपने घर में अपना स्व सम्मान खो चुका है। यहाँ तक कि पत्नी द्वारा उसके विवाह करने के प्रस्ताव को भी दयानाथ जो उसके पिता हैं वो ये कहकर ठुकरा देते हैं कि जो आदमी अपने पेट की फिक्र नहीं कर सकता उसका विवाह करना मुझे तो अधर्म सा मालूम होता है। और विवाह के अवसर पर वह आतिशबाजी तथा अन्य प्रदर्शन पर बहुत अधिक खर्च कर देता है। इसके परिणाम स्वरूप होता यह है कि उसके जो पिता हैं मुंशी दयानाथ वो कर्ज के भार में दब जाते हैं। अगली उसकी एक विशेषता है संकोची प्रवृत्ति। रमानाथ संकोची स्वभाव का है। उसके मन में बार बार जालपा से अपनी वस्तु स्थिति को स्पष्ट करने का विचार आता है, पर संकोचशीलता के कारण वह नहीं कर सकता और विभिन्न प्रकार की विपत्तियों का उसे सामना करना पड़ता है। वह आभूषण चुराता है, मांगता नहीं। गबन के पैसे की बात संकोच के कारण न तो वो अपने पिता से कह पाता है और न ही वह जालपा से अपने मन की बात कह पाता है। संकोच के कारण ही वह रतन से पैसे नहीं मांगता है। पता होने पर भी जालपा से 2000 रुपए नहीं मांगता। वह जालपा से आभूषण मांगने के लिए पत्र लिखता है, पर संकोच से पत्र नहीं दे पाता। अतः जब जालपा उसके जेब से पत्र निकाल लेती है तो संकोच के बोझ से दबा घर से भाग जाता है। जालपा और देवीदीन के कहने से वह अपने बयान बदलने की बात कहता है, पर संकोच के कारण वह जज के यहाँ जाकर भी लौट जाता है। ये कुछ घटनाएं हैं जो उसके संकोची स्वभाव को स्पष्ट करती है। मिथ्या गौरव के कारण ही विपत्तियां उसके सामने सदैव सोसा के समान मुंह फैलाए रही। वह अपने द्वारा उत्पन्न की हुई परिस्थितियों के में पड़कर वह सदैव दुखी रहा। मिथ्या गौरव का तव और द्रव्य का संकोच ही उसे असत्य भाषण के लिए विवश करता है। वह झूठ बोलता है। वह जालपा, रतन, देवी, दीन और जग्गू से झूठ बोलता है और पुलिस का मुखबिर बनकर झूठी गवाही देकर निर्दोषों को फंसाता चलता है और उसका चरित्र जो है इस तरह नीचे गिरता चला जाता है। रमानाथ की समस्त प्रवृत्तियां मध्यम वर्गीय समाज के युवकों में पाई जाती हैं। इस प्रकार रमानाथ के रूप में मध्यम वर्गीय समाज का चित्र यहाँ प्रस्तुत होता है। अस्थिर चित्त एवं भावुक। रमानाथ अस्थिर चित्त तथा भावुक व्यक्ति है। वह किसी भी विषय में एकदम निर्णय करने में असमर्थ है। वह भीरू है। जालपा द्वारा सहेलियों को लिखे पत्र पढ़कर उसे ऐसा लगता है कि जालपा प्राण ही त्याग देगी। वह उसे प्रसन्न करने के लिए नौकरी करता है, आभूषण उधार लाता है। दफ्तर के पैसे जमा करने के लिए वह आभूषण चुराने की बात सोचता है, पर उसका भावुक मन उसे मना करता है। कलकत्ते में उसने जालपा को बयान बदलने का आश्वासन दिया और बाद में डीएसपी के जब सामने जाता है तो उनकी यातनाओं के भय से वह डर जाता है और अपना बयान बदल देता है। कायरता। रमानाथ हर परिस्थिति में उसका सामना न कर उसके सामने जो है उन परिस्थितियों से डर के घबरा कर घुटने टेक देते हैं। वह स्वावलंबन से आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करता। पहले वह जालपा के सामने घर के सच्चे हालात रखने से भागता। कुछ घटना है जिससे आपको इसकी कायरता का अनुभव होगा। फिर जालपा की खुशी के लिए गहने उधार लेकर मुसीबत को न्योता देता है और फिर उससे बचने के लिए
रतन के जेवर दांव पर लगाता है, सरकारी पैसों का गबन करता है और उन हालातों का सामना करने के बजाय भागकर कलकत्ता चला जाता है और पुलिस से बचने के चक्कर में वह झूठी गवाही दे बैठता है। तब जालपा उसकी कायरता पर उसे धिक्कारती है और कहती है, जो कि जालपा के शब्द है, तुम्हारे खून से रंगे हुए हाथों के स्पर्श से मेरी देह में छाले पड़ जाएंगे। जिसने धन और पद के लिए अपनी आत्मा बेच दी उसे मैं मनुष्य नहीं समझती। तुम मनुष्य नहीं हो, तुम पशु भी नहीं हो, तुम कायर हो। इस प्रकार उसकी कायरता यहाँ स्पष्ट होती है। अगला उसका एक विशेषता है विलासोन्मुख। ये अवस्था से रवानाथ जो है वो सैर सपाटे, खेल कूद एवं फैशन परस्ती में ही लगा रहा। दोस्तों से उधार कपड़े लेकर पहनता, उनकी गाड़ी पे घूमता, लोगों पर इन सब विलासपूर्ण वस्तुएं जो है उनसे अपना झूठा रौब जमाता था। यह सब उसके स्वभाव में शामिल है। घर के दायित्व के प्रति गैर जिम्मेदारी का भाव था, जिससे उसके पिता बहुत दुखी रहते थे और ये उसका जो स्वभाव था उसे उसके पिता को बहुत खलता भी था और उसका यही जो भाव है उसकी बर्बादी का कारण बनता है। जीवन के झंझावातों से उलझकर जब उसकी किस्मत उसे कलकत्ता ले गई, वहां भी जब उसकी चाय की दुकान जो है थोड़ी चल पड़ती है तो फिर वो उसी दिशा में यानी कि वो विलासिता की ओर उन्मुख हो जाता है और वहीं जौहरा से उसका संबंध इसी कारण से जुड़ता है। उसे जब भी अवसर मिला वह विलासिता के समंदर में डुबकी लगाता रहा। तो एक जो रामानाथ का एक गुण है कि वो विलासी प्रकृति का था। रामानाथ जो है उसका एक विशेषता है कि वो रिश्वतखोर है। वो इसलिए क्योंकि रामानाथ एक फिजूल खर्ची है और इसके लिए उसे वह जो है वह रिश्वत का सहारा लेता है। वैसे वह रमेश बाबू से रिश्वत की बुराई करता है, उसके पिता रिश्वत को बुरा मानते हैं, पर अपनी जालपा को प्रसन्न करने के लिए ऑफिस में अपनी धाके जमाने के लिए अपना स्तर साहूकारों जैसा करने के लिए वह रिश्वत का सहारा लेता है। वह अपनी मां से रिश्वत लेना यानी कि उसके लिए एक कला बताता है और कहता है कि बनिए की जेब से पैसा निकलवाना कोई सरल काम तो नहीं। ये एक इसकी विशेषता हुई। अगली विशेषता है निश्चल प्रेमी। रामानाथ दाम्पत्य प्रेम के क्षेत्र में अलग ही भावना को लेकर सामने आता है। जालपा की अतुल छवि ने उसके हृदय पर मोहिनी डाल रखी है। जालपा के प्रति अनुराग ही था जो वह सराफा से उसके लिए जो है वो आभूषण उधार ले आया। वह जालपा की प्रत्येक इच्छा को पूरा करने के लिए वो हमेशा उत्कंठित रहता है। वह उससे जो है वो सच्चा प्रेम करता है। यही कारण है कि किसी बात में उसका जी दुखाना वह नहीं चाहता है और इसी स्थिति का वर्णन प्रेमचंद जी ने किया है कि जालपा की अनुपम छवि ने पहले ही दिन उस पर मोहिनी डाल दी थी। रमानाथ अपनी पत्नी से सच्चा प्रेम करता था। उसका प्रगाढ़ पत्नी प्रेम ही रात दिन उसके चिंतन का विषय बन जाता है। एक और संवाद है। जालपा के हृदय को कहीं आघात ना लगे, जालपा उसे तुच्छ ना समझे, उसकी जालपा प्रसन्न रहे, जालपा कहीं अप्रसन्न ना हो जाए, जालपा पर कोई संकट ना आए, जालपा कभी दुखी ना रहे, उसकी जालपा को भगवान भी ना छीने। इस प्रकार के भाव उसके मन में आते हैं जो उसके निश्चल प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। जालपा को रामानाथ के प्रेम पर गर्व था। जालपा को प्रसन्न सुखी रखने की धुन में ही रामानाथ जो है अपने चारों ओर विपत्तियों का एक जाल बुन लेता है जिसमें वो खुद ही फंस जाता है और वह उसके लिए उधार गहने खरीदता है, रिश्वत लेता है और गमन करने की ओर भी उसका हाथ बढ़ जाता है। वह ऋण के बोझ में दब जाता है। रामानाथ आदर्श पति बनने की होड़ में या उसकी झोंक में कह सकते हैं कि प्राणों का बलिदान तक देने के लिए उद्यत हो जाता है। तो ये गुण है जो या ये कुछ घटनाएं हैं जो उसके एक निश्चल प्रेमी को अभिव्यक्त करती हैं। मानवतावादी। रामानाथ के भीतर मानवता है, पर वह मानवता अपने प्रियजनों की दुर्दशा देखकर ही उभरती है। उससे दूर होते ही उसकी मानवता दब जाती है और उसकी दुष्प्रवृत्तियां उसे पुनः घेर लेती हैं। एकांत क्षणों में वह प्रायश्चित करता है
जालपा की एकांत तपस्या ही हृदय तथा विचार उसका परिवर्तन कर पाती है। वह जालपा के आगे नतमस्तक रहता है। एक और गुण है रमानाथ का स्वाभिमानी। वो एक स्वाभिमान व्यक्तित्व का नायक है, हम कह सकते हैं। स्वाभिमानी होना रामानाथ के चरित्र का उदात्त पक्ष है। वह प्रारंभ से ही अपने प्रति किसी की दया या सहानुभूति को स्वीकार नहीं कर पाता। कुछ ऐसी घटनाएं आएंगी जिससे ये बात और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगी। अपने मित्रों से भले ही वह वस्तुएं मांग कर पहनने का उसे शौक था, लेकिन वो नौकरी के लिए वह किसी से कुछ भी नहीं कह पाता था। कलकत्ते में बहुत अधिक शीत से, यानी कि ठंड से जब वो बहुत परेशान हो जाता है, तो एक स्थल पर किसी सेठ के द्वारा कंबल बांटे जाने की स्थिति में वह चाह कर भी कंबल वो नहीं ले पाया। उसे ठंड बहुत लग रही थी, लेकिन वो अपने स्वाभिमान के चलते वो उनसे कंबल नहीं ले पाया था, क्योंकि इस प्रकार यानी कि भिखारियों के बीच खड़े होकर दान लेना उसके अहम को आहत कर रहा था। ऐसे में एक मुनीम ने उसके भाव को समझ लिया और उसे कहना चाहिए कि ब्राह्मण समझते हुए, मानते हुए आदर पूर्वक अच्छा कंबल जो है उसमें से उसने निकाल के दिया, तो उसकी जो विकलता है थोड़ी सी शांत हुई। इस बात से उसकी जन्म जन्मांतर की संचित मर्यादा जो है वो आहत हो उठती है। अंत में निष्कर्ष तौर पे हम कह सकते हैं कि जितनी भी विशेषताएं पढ़ी हैं हमने, उस उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि रामानाथ जो है वो कथानक का नायक अवश्य है, परंतु उसके व्यक्तित्व का कोई निजत्व नहीं है। उसमें एक नायक के उज्जवल पक्ष को साबित करने के कोई गुण नहीं है। वह दुर्बल चरित्र का व्यक्ति है। उसका जीवन सदैव सत्य असत्य के द्वंद्व में उलझा रहा। वह परिस्थितियों से हारे हुए युवक के रूप में हमारे सामने आता है, जो जीवन में कभी भी कोई भी ठोस निर्णय नहीं ले पाता है। वो निरंतर पतन के गर्त में गिरता चला जाता है और अंत में जीवन की इसी विषम हेतु उसे अपनी पत्नी जालपा का उसे सहयोग लेना पड़ता है। वस्तुतः देखा जाए तो रामानाथ तो एक प्रतीक है युवा समाज का। उसके माध्यम से उपन्यासकार ने यानी कि प्रेमचंद जी ने आम भारतीय युवा की वस्तु स्थिति को समाज के सम्मुख रखा है। जैसे आज के युवा वर्ग फैशन परस्ती और आधुनिकता की आड़ में गैर जिम्मेदाराना जो रवैया उसका है वो अपनाता जा रहा है, और मिथ्या आडंबर आत्म प्रदर्शन का भाव जो है उसमें समाहित होते जा रहा है, और धीरे धीरे वो पतन की ओर जो है लगातार अग्रसर हो रहा है और उसकी गर्त तक पहुंचता जा रहा है। और इन सब से पाठकों को परिचित कराना ही प्रेमचंद्र जी का एकमात्र उद्देश्य रहा है। धन्यवाद साथियों।